हेलो स्टूडेंट, तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं साधन व्यवस्था के बारे में। साधन व्यवस्था क्या होती है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि साधन की जो व्यवस्था की जाती है उसको कहते हैं साधन व्यवस्था, अर्थात साधनों का संगठन करना और उसको क्रियान्वित करना, ये कहलाता है साधन व्यवस्था। जिसके अंतर्गत साधनों का संगठन व उनको गतिशील बनाया जाता है, वह कहलाता है साधन व्यवस्था। यानी कि साधनों को का संगठन करना, यानी कि उन साधनों के लिए जितनी भी चीजें जरूरत की होती है उन सारी व्यवस्था को करना और फिर उनको क्रियान्वित करना, यानी कि उनको फिर चलाना, गतिशीलता देना, वह कहलाता है साधन व्यवस्था। अब जो साधन व्यवस्था है वह आती है दो तरह की साधन व्यवस्था, यानी कि इनका प्रकार कह सकते हैं, वर्गीकरण कह सकते हैं। यानी कि जो साधन व्यवस्था है वह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहली आती है मानवीय साधन और सेकंड आते हैं अमानवीय साधन। मानवीय साधन और अमानवीय साधन, ये दो तरह के आपकी साधन व्यवस्था के भाग है। यानी कि मानवीय साधन और मानवीय साधन कौन से साधन होते हैं? वे साधन जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जो भीतरी भाव है या भीतरी जो अंतर्निहित जो गुण है वह बाहर प्रकट होते हैं, वह कहलाते हैं मानवीय साधन। व्यक्ति के आंतरिक भाव प्रकट होना मानवीय साधन कहलाता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे कि रुचि, किसी चीज की रुचि होना, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, फिर आती है आपकी अभिवृत्तियां। ये जो है वह सब आते हैं मानवीय साधन के अंतर्गत। यानी कि बुद्धि होना, ज्ञान होना, रुचि होना, कौशल और अभिवृत्तियां। एक और जो है आता है शक्ति, हमारे आंतरिक। ये जो सारे है बिंदु, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मानवीय साधन के अंतर्गत। यानी कि ये जितने भी गुण हैं वह सब हमारे अंतर्भाव में, यानी कि अंदर की तरफ, भीतर में उपस्थित होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं मानवीय साधन। यानी कि इन गुणों का, आंतरिक गुणों का उपयोग करके हम साधनों की व्यवस्था को अच्छे से कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत सबसे पहले क्या है? रुचि। रुचि का तात्पर्य यानी कि किसी भी कार्य को करने में जब तक हमें रुचि या हमारा लगन नहीं होगा, हम उस कार्य को अच्छे भाव से या मन से उस कार्य को नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो उससे साधन की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो रुचि से किसी भी कार्य को जो किया जाता है, अगर रुचि से किया जाता है तो वह समय पर और अच्छे तरीके से संपन्न होता है। फिर आता है बुद्धि, यानी कि हमारी मानसिक जो है गुण जो है वह उसके अंदर बुद्धि और ज्ञान में निहित होती है। इसके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है और बुद्धि से ही हम किसी भी कार्य को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। कोई कभी होता है कि कोई सवाल है या जो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं उसमें हमें
बहुत ही अपनी कुशलता या बुद्धि दिखाने का जरूरत पड़ती है, तभी वह कार्य जल्दी से संपन्न हो पाता है। फिर आता है हमारा कौशल। कौशल यानी कि हम कह सकते हैं हुनर। हमारा किसी भी कार्य करने की जो कला जो होती है या जो हुनर है हमारे अंदर, वह कहलाता है हमारा कौशल। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग कार्य करने का हुनर होता है। जैसे किसी को पढ़ाई करने का हुनर होता है, किसी में घर का कार्य करने का हुनर होता है, किसी को खाना बनाने में हुनर होता है, किसी को व्यवसाय कार्य में, औद्योगिक कार्य में, यानी कि सब में अपने अलग अलग हुनर उपस्थित होते हैं, यानी कि अलग अलग कौशल होते हैं। अब जिस व्यक्ति को जो हुनर में सबसे ज्यादा उसमें हुनर उपस्थित है, उसी कार्य में अगर उसको आगे गतिशीलता दी जाती है तो वह आगे बढ़ पाता है, या हम कह सकते हैं कि विकास की ओर बढ़ सकता है। फिर आती है अभिवृत्तियां। ये जो अभिवृत्तियां जो होती है वह भावनाएं होती है जो कार्य को करने के लिए उत्साहित और निरुत्साहित हमें करती है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर इच्छा जागृत है, या हमें प्रोत्साहित करना या उसके प्रति हमें प्रोत्साहित नहीं करना, ये किस पे डिपेंड करती है? हमारी अभिवृत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये वो भावनाएं है जो हमें किसी कार्य को करने और न करने से रोकती है। फिर आती है शक्ति, यानी कि हमारी ऊर्जा या शक्ति, यानी कि हमारे अंदर की जितनी भी ऊर्जा है वो हम पूरी तरह उस जिस कार्य को हम कर रहे हैं या जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उस पे अगर लगा दे हम अपनी पूरी शक्ति, तो अवश्य हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये जो भी मानवीय गुण मैंने आपको बताए या आंतरिक जो गुण बताए हैं, मानवीय साधन जो बताए हैं, उसके द्वारा हम अपनी जो साधन व्यवस्था है उसको अच्छे से कर पाएंगे। फिर आते हैं सेकंड अमानवीय साधन। अमानवीय साधन जिसके अंतर्गत सामुदायिक सुविधाएं, समय है, धन है, वस्तुएं हैं, ये सारी चीजें जो आती है वह अमानवीय साधनों के अंतर्गत आती है। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? एक तरह से भौतिक साधन। यानी कि भौतिक साधनों को अमानवीय साधन कहा जाता है। जैसे फर्स्ट मैंने बताया सामुदायिक साधन, ठीक है, समय, धन, वस्तुएं, ये जो चारों है ये सब किसमें आते हैं? अमानवीय साधनों के अंतर्गत। जैसे कि जो सामुदायिक साधन है यानी कि सामुदायिक रूप से, यानी कि सभी के लिए जो उपयोगी होते हैं वह कहलाते हैं सामुदायिक वस्तुएं कहलाती है या साधन कहलाते हैं। जैसे कि बगीचे, बाग बगीचे है, घूमने के स्थान है, यातायात के जो साधन होते हैं, ये सिनेमा हॉल्स है, ये सारी जो चीजें हैं वह सब किस में आते हैं? हमारे सामुदायिक साधन में आते हैं। फिर आते हैं समय। समय यानी कि जो हमारा वक्त है वह बहुत ही क्या होता है? कीमती होता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए समय की बहुत जरूरत होती है। अगर समय पर हम किसी भी कार्य को पूरा कर देते हैं तो उस कार्य के पूरे होने पर हमें उत्साह भी होता है, हर्ष होते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। और समय को, जैसे कि समय का जो है अगर सदुपयोग किया जाए तो हम उस समय को कामकाजी बनाने के अलावा उसके लिए हम कुछ समय को हम आराम के लिए या मनोरंजन के लिए भी निकाल पाते हैं। तो समय का जो उपयोग है अगर उसका ज्ञान हमें अच्छे से हो या समय का सदुपयोग करना आ जाए तो हम हर क्षेत्र में उसको अच्छे से यूज में ले पाते हैं। फिर आता है धन, यानी कि रुपए, यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति को कह सकते हैं, हमारी इनकम है, आय है, उसके द्वारा हम किसी भी व्यवस्था को या किसी भी साधन का उपयोग आसानी से कर पाते हैं। फिर आती है वस्तुएं। वस्तुओं के अंतर्गत आता है जैसे कि कपड़े है, मकान है, खाना है, भोजन है, पानी है, ये सारी जो वस्तुएं हैं, रहने का स्थान, ये सारी जो वस्तुएं हमारी जो मानवीय आवश्यकताएं होती है वह सब इसमें निहित होती है। यानी कि ये जो मानवीय आवश्यकताएं जो होती है, यानी कि जो बाहरी रूप से
यानी कि भौतिक जो वस्तुएं होती है, भौतिक जो सुविधा होती है, वह सारे साधन किसके अंतर्गत आते हैं? अमानवीय साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो मानवीय साधन और अमानवीय साधन यानी कि इन दोनों साधनों के यूज का उपयोग करके हम साधन व्यवस्था को अच्छे से चला पाते हैं। यानी कि यह दो तरह से होते हैं और इन दोनों के कंबाइंड से हम इसकी व्यवस्था को अच्छे से कर पाते हैं। फिर आती है, अब इनकी आती है विशेषताएं। यानी कि जो ये साधन व्यवस्था है, जो साधन है, उनकी अपनी क्या विशेषताएं होती है। ये जो है सबसे पहले ये सीमित होते हैं। साधन जो है वह सीमित मात्रा में होते हैं। कुछ समय बाद उन साधनों का उपयोग बंद हो जाता है, ठीक है ना। फिर होते हैं ये उपयोगी होते हैं, यानी कि जो भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए उनमें इनकी जो मात्रा होती है सीमित समय के लिए ये हमारे पास उपस्थित होते हैं। फिर ये जितने भी साधन है वह क्या है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। फिर आते हैं ये, इनको आगे विकसित किया जा सकता है, साधनों को आगे विकसित किया जाता है। ये जितने भी साधन है उनको आगे और बढ़ाया जा सकता है। फिर फोर्थ आता है कि ये वैकल्पिक उपयोग, यानी कि साधनों का जो है वो उसका हम वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि समय का उपयोग करके हम धन का व्यय कर लेते हैं लेकिन समय का उपयोग कर सकते हैं, तो वह कहलाता है वैकल्पिक उपयोग। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि जो कामकाजी महिला होती है वह अपना समय खराब नहीं करके घर के लोगों के सदस्य के लिए खाना क्या करती है, बाजार से मंगवाती है। तो बाजार से जब खाना आएगा तो उसका समय तो बच गया लेकिन आय का क्या हुआ, रुपए धन का खर्च हुए। तो वही होता है उसका वैकल्पिक उपयोग, यानी कि किसी न किसी विकल्प से समय का उपयोग किया लेकिन धन का व्यय किया। तो इस तरीके से वह कुछ न कुछ विकल्प निकाल देती है अपने साधन का उपयोग करने के लिए, साधन व्यवस्था करने के लिए। वह क्या करती है, किसी न किसी कोई न कोई विकल्प निकाल ही लेती है। फिर आता है नेक्स्ट पांचवा जो साधन में है वो है पारस्परिक संबंध होना, यानी कि ये जो इतने भी साधन है, ये जितने भी साधन है वो सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक भी चीज या एक भी साधन अगर न हो तो इस व्यवस्था में, यानी कि साधन की जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी आ सकती है, यानी कि वह व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी कि ये क्या हुई, पारस्परिक संबंध होते हैं इसके। फिर आता है ये जो है प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव इन पे पड़ता है, साधनों पर प्रभाव पड़ता है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव कैसे पड़ा साधनों पर, तो प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें कि हम किसी भी योजना जो बनाते हैं फिर उसका क्रियान्वयन करना, फिर उस पर नियंत्रण रखना और फिर उसका मूल्यांकन करना, ये क्या कहलाती है, हमारी प्रबंध प्रक्रिया। तो ये जो प्रबंध प्रक्रिया है उसका क्या पड़ता है, साधनों पर इफेक्ट। अगर प्रबंध प्रक्रिया हमारी अच्छे से नहीं होती है, ठीक है ना, तो उसका सीधा असर हमारे जितने भी साधन है उन पर पड़ता है, जिससे कि प्रबंध प्रक्रिया बिगड़ने से साधन व्यवस्था में भी गड़बड़ी आती है, वह अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पाएगी या उनको आगे विकसित नहीं किया जाएगा। इसलिए जो प्रबंध प्रक्रिया है वह उसे हमें अच्छे से परिपूर्ण करना चाहिए, जिससे कि आगे जिस हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं उनके साधनों में भी हमें किसी तरह की रुकावट न आए। फिर आता है नेक्स्ट, साधनों से जो है जीवन स्तर में
बढ़ोतरी मिलती है। जो जीवन स्तर है वह हमारा क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि साधन, जो भी साधन व्यवस्था हम कर रहे हैं, अगर उनकी व्यवस्था अच्छे से होगी तो हमारा जो जीवन स्तर है, यानी कि हमारा जो स्टेटस है, या हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वह हम अच्छे से पा सकेंगे। यानी कि हमारा जीवन स्तर क्या होगा, विकसित हो सकता है। तो ये सारे जो थे वह थे साधन व्यवस्था की जो विशेषताएं थी। अब आते हैं हम इनके उद्देश्य पर, यानी कि साधनों के अपने क्या उद्देश्य है। जिस तरीके से साधनों की विशेषता होती है उसी तरीके से उनके उद्देश्य है, यानी कि साधनों का जो उपयोग हम करते हैं वह किस उद्देश्य से किए जाते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके कारण उनका उपयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि हम जो भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो इसके पीछे किसका हाथ होता है, साधनों का। यानी कि अगर हमारे पास ये जितने भी साधन है वह परिपूर्ण तरीके से नहीं होंगे या हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे तो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। फिर सेकंड आता है सदस्यों का विकास। सदस्यों का, जो हमारे पारिवारिक जो सदस्य जो होते हैं उनका विकास किसके द्वारा किया जाता है, साधनों के द्वारा। यानी कि धन है, वस्तुएं हैं, समय है, ये सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, सदस्यों का विकास कर सकते हैं। हमारे जो आंतरिक जो गुण होते हैं उनकी सहायता से भी हम जो सदस्य है उनका विकास, यानी कि हम परिवार का विकास अच्छे से कर सकते हैं। हम अपने परिवार को आसानी से चला सकते हैं। अगर ये सारे गुण, यानी कि ये सारे साधन ही अगर हमारे अंदर नहीं होंगे तो हम परिवार को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं उनको हम आसानी से नहीं जोड़ पाएंगे। फिर थर्ड आता है मितव्ययिता। मितव्ययिता यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो जितने भी हम कार्य करते हैं उन सब में आपस में क्या होनी चाहिए, मितव्ययिता होनी चाहिए। यानी कि वह आपस में सब जुड़े हुए होने चाहिए, वह कहलाती है मितव्ययिता। तो उसके लिए साधनों का, इन साधनों का होना बहुत ही जरूरी है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है संतुष्टि की इच्छा के लिए। संतुष्टि की इच्छा का होना, यानी कि जो भी हम साधनों का उपयोग करते हैं वह किसके लिए करते हैं, हमारी संतुष्टि के लिए। यानी कि जितने भी हम साधन उपयोग करेंगे, जो लक्ष्य को हम पा रहे हैं उसके लिए साधनों की उपयोगी होगी, और जब हम साधनों का उपयोग करके उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो हमें हर तरीके से हमें संतुष्टि होती है। तो संतुष्टि की जो इच्छा होती है उसको जागृत करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें साधनों का होना जरूरी होता है। फिर आता है नेक्स्ट और लास्ट, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी कि जितने भी साधन है उनका उपयोग हम आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि हमारी जो भी मानवीय आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति के लिए साधनों का होना जरूरी है। यानी कि जितनी भी आवश्यकताएं हैं, हमारी परिवार की जो भी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए, यानी कि प्रत्येक सदस्य की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए किसकी सब जरूरत होती है, साधनों की। तो ये मैंने आपको ये 5 पॉइंट जो लिखवाए, इन 5 लक्ष्यों की प्राप्ति, सदस्यों का विकास, मितव्ययिता, संतुष्टि की इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति, ये 5 जो पॉइंट लिखवाए, यानी कि 5 उद्देश्य साधनों का उपयोग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि इन उद्देश्यों के लिए ही हम साधनों का उपयोग करते हैं, और इन साधनों के बिना इन उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। फिर आते हैं ये जो साधन है, हमारे साधन जो व्यवस्था है, उनको कौन कौन से तत्व या किन किन कारणों से ये प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे पहले रीजन आता है
प्रभावित कारक, जिसमें सबसे पहले आता है सामाजिक और आर्थिक स्तर। सामाजिक और आर्थिक स्तर यानी कि समाज से रिलेटेड और हमारा घरेलू जो स्तर होता है वह आर्थिक और सामाजिक स्तर है, वह सबसे ज्यादा हमारे साधनों को प्रभावित करता है। यानी कि हम गरीब है, अमीर है, या हम समाज से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये जो सारी बातें होती है वह डायरेक्ट हमारे साधनों से जुड़ी हुई होती है या उनको प्रभावित करती है। फिर सेकंड आता है हमारा पारिवारिक जीवन चक्र। जीवन चक्र यानी कि हमारा परिवार का पारिवारिक जो जीवन चक्र चल रहा है, यानी कि हम जो जी रहे, दिन निकाल रहे हैं, जीवन जो चल रहा है हमारा, यानी कि जीने का जो पूरा चक्र है जीवन का, वह क्या होता है, साधनों को प्रभावित करता है। फिर आता है परिवार का आकार और संगठन। पारिवारिक आकार व संगठन यानी कि परिवार, यानी कि हमारा परिवार कैसा है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, बड़ा है, छोटा परिवार है, उनका संगठन यानी कि वह किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर बना है हमारा परिवार, ये सारी बातें भी हमारे जो साधन है उसको इफेक्टिव करती है। फिर आता है जीवन का दृष्टिकोण। यानी कि हमारे जीने का जो नजरिया है, ठीक है ना, हमारे जीवन का जो नजरिया है या देखने का जो तरीका है, दृष्टिकोण यानी कि देखने का तरीका होना, जीवन को जीने का तरीका होना, वह जो है वह सीधा हमारे साधनों को इफेक्टिव करता है। यानी कि हम किस तरीके से जी रहे हैं, हम किस तरीके से, हमारी सोच क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, वह हमारे साधनों को इफेक्टिव करती है। फिर आता है प्रबंध कुशलता। प्रबंध कुशलता यानी कि जो भी हम व्यवस्था करते हैं, हम कोई भी प्रबंध करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें हम कितने कौशल है, यानी कि हमारी उसमें कितनी कुशलता है, हमारा कितना हुनर है, हमें उस कार्य को करने की कितनी हमारे अंदर कला है, रुचि है, वह क्या करते हैं, हमारे कारकों को हमारे साधनों को इफेक्टिव करते हैं। फिर आता है हमारी आय, यानी कि व्यवसायिक और पारिवारिक जो आय होती है, तो व्यवसायिक और पारिवारिक जो आय यानी कि जो इनकम है, ठीक है ना, यानी कि रुपए जो है, वह जो इनकम है वह सीधे हमारे साधनों को इफेक्टिव करती है। फिर आता है मकान और उसकी स्थिति। मकान एवं इसकी स्थिति यानी कि हमारे पास मकान है या नहीं है, ठीक है, यानी कि रहने का स्थान जो है और उसकी स्थिति कैसी, यानी कि उसका स्तर कैसा है, हम अमीर गरीब है या हम अपनी आवश्यकताओं को कितना पूरा कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य को पाने की, अगर हमारे पास मकान रहने की जगह ही नहीं होगी, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास आय भी कम है, रहने का स्थान नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में कई तरह की कठिनाइयां आ सकती है, तो उन कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तो उन कठिनाइयों को पार करने के लिए हमारे जो ये साधन जो है ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। अगर उस समय इन साधनों की उपस्थिति हमारे पास हो तो हम आसानी से उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होते हैं, हमारे जो स्थिति, आर्थिक स्थिति जिसे हम कह सकते हैं, वह क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को अच्छे से और बिना किसी रुकावट के पार कर सके। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट, कामकाजी महिलाएं। कामकाजी महिलाएं यानी कि जो कार्य क्षेत्र में जो महिलाएं जाती है, काम करती है, उनके लिए है। कामकाजी जो महिला होती है उनसे भी हमारे जो साधन है वह क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। यानी कि घरेलू जो महिला होती है और कामकाजी जो महिला होती है वह समय को समझती है,
ठीक है ना, उनको किस तरीके से अपने कार्य को समय पर पूरा करना है, उस समय से हमें उस समय की कितनी बचत करनी है, अपने खुद के लिए कितना समय निकालना है, सदस्यों के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए कितना समय निकालना है, किस कार्य को किस तरीके से करना है, या व्यवस्था जो हम प्रबंध करते हैं उसको किस तरीके से करना है, ये सब उनमें उन सारी चीजों का नॉलेज उन महिलाओं में होता है। यानी कि ये जो गुण होते हैं वो उनमें निहित होते हैं, वह अच्छे से उस प्रबंध प्रक्रिया को कर पाते हैं या इस व्यवस्था को अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी मैंने आपको 8 पॉइंट लिखवाए, ये सारे जो तत्व हैं वह हमारे साधनों को प्रभावित करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से ये सारे साधन, हमारे जो साधन जो व्यवस्था है उसमें इफेक्टिव होते हैं, यानी कि उनको प्रभावित करते हैं। इन कारणों के कारण उनमें किसी न किसी तरीके से बाधा आती है। तो ये जितने भी कारण थे, उनके कारणों के कारण हम जिस लक्ष्य को, यानी कि साधन व्यवस्था के द्वारा हम जिस लक्ष्य को पाने की चाह रखते या जिस लक्ष्य को हमें पाना है, उस जिन कार्यों का साधनों का हमने संगठन किया है, उनको जब संगठन तो कर लिया, लेकिन जब उनको गतिशील बनाना है तो तब ये जितने भी कारक होते हैं, ये सारे कारक या तत्व उसमें बीच में अवरोधक का रूप लेते हैं। यानी कि कठिनाइयों या हमारे बीच उन साधनों के बीच परिस्थितियां पैदा करते हैं, जिस कारण उन्हें पूरा करने के लिए हमें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलें आती है। तो इस तरीके से आज हमने साधन के बारे में पढ़ा है। साधन 2 तरह की बताए मैंने, मानवीय साधन और अमानवीय साधन, जिसके अंतर्गत रुचि, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियां और शक्ति बताई है। फिर अमानवीय साधन, सामुदायिक साधन, समय, धन और वस्तुएं। ये जो मानवीय अमानवीय साधन है, इन दोनों साधनों का, यानी कि आंतरिक रूप से और भौतिक रूप से, ये दोनों साधनों से जो साधन की व्यवस्था है वह की जाती है। अब इन साधनों की विशेषता बताई कि इन साधनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है, यानी कि ये साधन सब आपस में जुड़े हुए संबंधित होते हैं। इनका उपयोगी होते हैं, ये सीमित साधन होते हैं, इन्हें विकसित किया जा सकता है, इनका वैकल्पिक रूप से हम उपयोग कर सकते हैं, इन पे प्रबंध प्रक्रिया का इफेक्ट पड़ता है और जीवन स्तर में तो ये बढ़ोतरी का सहायक होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे साधन उपयोगी होते हैं। फिर आते हैं उद्देश्य पे। जो भी हमारे जो साधनों का जो हम उपयोग करते हैं, इन साधनों का जितने भी मैंने मानवीय अमानवीय साधन बताए, इन साधनों का जो हम उपयोग करते हैं, उन उपयोग कुछ उद्देश्यों से किया जाता है। यानी कि वह उद्देश्य कौन कौन से बताए मैंने, लक्ष्यों की प्राप्ति का, अमृतता का, सदस्यों का विकास, संतुष्टि होना, आवश्यकताओं की पूर्ति होना, ये सारे जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन साधनों का उपयोग किया जाता है। और फिर बताया मैंने इन साधनों को कौन कौन से कारक इफेक्टिव करते हैं, यानी कि किन किन कारणों से हमारे साधन प्रभावित होते हैं। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया, जैसे कि पारिवारिक जीवन चक्र है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, जीवन का दृष्टिकोण है, परिवार का आकार संगठन है, प्रबंध कुशलता है, व्यवसाय और पारिवारिक आय है, कामकाजी महिलाएं हैं, मकान और उसकी स्थिति बताई। ये सारे जितने भी कारक है, वह सब कारक हमारे साधनों को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे जितने भी हम जो भी साधन का उपयोग कर रहे हैं, उन साधनों का हम अच्छे से प्रबंध करके उनकी व्यवस्था को अगर अच्छे से कर सके, तो साधन व्यवस्था में बहुत ही मदद मिलती है। और साधन व्यवस्था अच्छे से होने से हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था होती है, या हम कह सकते हैं मानवीय जो व्यवस्था होती है, वह अच्छे से हो सकती है और हमारा जो लक्ष्य है हम उसको पार प्राप्त कर सकेंगे बिना किसी रुकावट, बिना किसी कठिनाई, बिना किसी परेशानी के हम साधनों का उपयोग करके उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि हमें बहुत ही आनंद और खुशी का अनुभव होगा और हमें हर तरह की संतुष्टि मिल सकती है। तो इस तरीके से आज हमने साधन व्यवस्था के बारे में इस टॉपिक को पूरा कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।